नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विषय इतिहास, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। और हमने गुलाम वंश पीछे किया है, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा खिलजी वंश का उदय। खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनका उदय कैसे होता है और उनका संस्थापक कौन रहता है। उससे पहले हम देखेंगे जो पीछे हमने गुलाम वंश पढ़ा है, उसमें बलबन की नीतियाँ क्या रहती हैं, और जो गुलाम वंश का पतन है उसके कारण क्या रहते हैं, क्या या ऐसी कौन सी घटना हुई कि जो तुर्की साम्राज्य था 1 सदी तक चलता रहा, वो एकदम कच्ची दीवार की तरह ढह गया। उसका क्या कारण था। तो खिलजी वंश के उदय से पहले थोड़ा उसका आधार बनाएंगे हम, गुलाम वंश का पतन कैसे होता है। गुलाम वंश के पतन में हम देखेंगे जो बलबन है, बलबन की नीतियों के बारे में देखेंगे। बलबन जो था उसकी तुर्की श्रेष्ठता की जो नीति थी उसे ले डूबती है। हबीबुल्लाह इतिहासकार हैं एक, हबीबुल्लाह मानते हैं हबीबुल्लाह का मानना है कि जो बलबन है, बलबन भारतीय नस्ल के मुसलमान थे, जो भारतीय नस्ल के मुसलमान थे, उनके प्रभाव को स्वीकार नहीं करता था। क्या करता था? उनके प्रभाव को स्वीकार नहीं करता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बलबन समय को भारतीय मुसलमानों का शासक न मानकर, भारतीय मुसलमानों का सुल्तान न मानकर, केवल तुर्की संप्रभुता का संरक्षक अधिक मानता था। यही जो उसकी नीति है बलबन को ले डूबती है, गुलाम वंश के पतन का कारण भी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर पीछे हम पढ़ चुके हैं जो भारत की स्थितियाँ हैं, हमने देखा इस प्रकार से थी। यहाँ पर दिल्ली था और यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण होते थे, और ये उत्तर व पश्चिम की सीमा रहती है बीच में। होता क्या है, यहाँ से मंगोलों के आक्रमण होते हैं दिल्ली की तरफ। जब दिल्ली की तरफ आक्रमण होते हैं तो तुर्की नस्ल के जो लोग हैं, गजनी से आते थे, गौर से आते थे, उनका रास्ता इनके द्वारा बीच में काट दिया जाता है। अब न तो बलबन के पास उच्च कोटि के जो अरबी घोड़े थे, गजनी के घोड़े थे, वो आ पाते थे, और न ही जिनको वह श्रेष्ठ मानता था तुर्की नस्ल के लोगों को, उनका आना भी यहाँ से बंद हो गया। और भारतीय मुसलमान थे, उनको क्या बलबन अपना नहीं रहा था। और यहीं से उस समय लोग आते थे, क्योंकि ये जो समुद्री रास्ता है ये तो 1498 में बलबन के वास्को डी गामा के साथ ही खुलता है। इधर से उस समय ज़्यादातर जो रास्ता है, जलमार्ग है, उसको नहीं अपना रहे थे। यही कारण है कि मंगोलों का आक्रमण था, उसकी वजह से बलबन को बड़ी हानि हुई, और जिन लोगों को वो श्रेष्ठ मानता था वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे। दूसरा यह कारण था, बलबन के समय हम देखेंगे इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो निर्योग्य थे, दुर्बल थे, अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। उनके कारण क्या होता है, अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैल जाती है किस कारण? इल्तुतमिश के बाद हमने देखा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया और बहराम शाह, नासिरुद्दीन, ये शासक आते हैं। तो यहाँ पे ये संभाल नहीं पाते, प्रशासन के लिए योग्य नहीं थे,
तो इसलिए बाद में जो शासक बनता है, अगला सुल्तान बनता है, बलबन बनता है, ज़्यादातर हम देखेंगे बलबन के द्वारा इस अराजकता को दूर किया जाता है। बलबन के द्वारा इस अराजकता को दूर किया जाता है। और इसके बाद के जो हमने देखा अयोग्य सुल्तान हुए, इनके समय क्या होता है, राज्य के प्रति या हम कहेंगे सुल्तान के प्रति, यहाँ पर हम देखें राज्य या सुल्तान के प्रति जो प्रजा का हम कह सकते हैं भय या सम्मान है, वो क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। राज्य व सुल्तान के प्रति प्रजा का जो सम्मान था और भय था वो नष्ट हो चुका था। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, इस सम्मान को, जो सुल्तान का सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है। बलबन के द्वारा जो सुल्तान का पद है, इसके प्रति जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो किसके द्वारा स्थापित की जाती है, बलबन के द्वारा स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बलबन के द्वारा उस अराजकता को भी दूर किया गया और इस पद के प्रति, सुल्तान के पद के प्रति जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसे भी स्थापित किया गया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे एक और चीज़, इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं ऐबक से लेकर बलबन तक। यहाँ पर हम देखेंगे ऐबक से लेकर जो तुर्की राज्य है, इसकी स्थापना होती है ऐबक से लेकर बलबन तक। जिस प्रतिष्ठा के लिए 100 वर्षों तक ये संघर्ष करते रहे। क्या करते रहे? 100 वर्षों तक ये संघर्ष करते रहे और स्वयं को स्थिर न रख सकी या स्थिरता न प्रदान कर सकी। कभी भी वो प्रतिष्ठा एक प्रकार से हम देखेंगे स्थिर नहीं रही, जिसे क्या किया, आकर के खिलजियों ने एक कच्ची दीवार की तरह ढहा दिया। यहाँ पर हम देखेंगे जो गुलाम वंश का पतन खिलजियों के समय इस प्रकार से होता है, मानो कोई कच्ची दीवार है और झंझावात, तूफान व बरसात के समय वो बिखर जाती है। इस प्रकार से गुलाम वंश बिखर जाता है, उनके इतने अयोग्य जो हैं उत्तराधिकारी आते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जो उनका मानना क्या है, यदि बलबन नहीं होता तो जो मंगोल हैं वो कहाँ होते, मंगोल दिल्ली में होते। क्योंकि ऐबक और इल्तुतमिश के बाद का जो समय है, वहाँ पर हम देखेंगे इल्तुतमिश के समय से क्या हो रहा था, मंगोलों के आक्रमण का भय बना हुआ था। और दूसरी बात हम देखेंगे 1240 ईस्वी में भी हम देखेंगे बैराम शाह के समय भी क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है, दिल्ली पर होता है, प्रथम आक्रमण था। तो ये भय सदा बना रहा और बलबन के द्वारा दिल्ली का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। बलबन के द्वारा दिल्ली का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। बलबन सदैव सल्तनत के लिए सुदृढ़ीकरण का कार्य करता रहा, उसके लिए मजबूती का कार्य करता रहा, वह उसके लिए विस्तार का काम नहीं कर सका। अब जो तुर्क राज्य है, अब तक क्या था, विस्तार की स्थिति में नहीं था। वही मंगोल था कारण, और भी बहुत से कारण हैं, विस्तार की स्थिति में नहीं था, सुदृढ़ीकरण की नीति में था। अब यहाँ पर जो तुर्क साम्राज्य है वह एक फौजी जागीर की भांति था, फौजी जागीर की भांति था। फिर से हम देखेंगे जो तुर्क साम्राज्य है विस्तार की स्थिति में नहीं था। ऐबक से लेकर के इल्तुतमिश तक हम देखेंगे वह एक फौजी जागीर की भांति भारत में शासन कर रहा था। इसकी एक सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, जो इनके मुख्य दुर्ग होते थे, चौकियाँ होती थी, वहाँ पर क्या होता था, सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थी। अगर हम देखें तो बलबन में हो सकता है बहुत सी कमियाँ हो, बहुत से दोष बताए हैं, जैसे हबीबुल्लाह ने बताए हैं, बहुत से दोष हों, लेकिन गुलाम वंश के शासकों में अगर देखा जाए
तो बलबन का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी कार्यशैली के बारे में। जो बलबन था, होता क्या है, एक बार बलबन को अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु का समाचार मिलता है। मोहम्मद की हमने देखा मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद की क्या हो जाती है, मोहम्मद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सिंध और मुल्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर मंगोलों से यह सुरक्षा कर रहा था। अब इसकी मृत्यु का समाचार किसे मिलता है, बलबन को। बलबन को जब इसका समाचार मिलता है तो बलबन राज दरबार में कार्य कर रहा था। राज दरबार में जो कार्य कर रहा था उसमें जरा भी विचलित नहीं होता, और जब वह अपने निजी कक्ष में जाता है तो बलबन फूट फूट कर रोया था। बलबन फूट फूट कर रोया था। और इसी इतिहासविद बताते हैं कि इसी मोहम्मद की मृत्यु ने बलबन पर एक वज्रघात किया, एक वज्रघात किया, जिसे वह सहन नहीं कर पाया और धीरे धीरे टूटता गया। इल्तुतमिश के शासकों के बाद देखें, फिर भी हम देखें तो सबसे बेहतरीन जो शासक रहा गुलाम वंश में कौन सा रहा, बलबन ही रहा। अगर हम देखें जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की टीम थी, उसमें ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ओपनर को देखें तो अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद का जो क्रम आता है साइकिलों की कतार की तरह गिरता जाता है और पुच्छल्ले क्रम को बलबन सहारा देता है, लेकिन विस्तार नहीं कर पाते। गुलाम वंश को हम देख सकते हैं, इन्होंने विस्तार को नहीं बढ़ाया आगे, केवल सुदृढ़ीकरण। एक ही शब्द में देखें तो इन्होंने केवल तुर्की सत्ता का सुदृढ़ीकरण ही किया। इल्तुतमिश के द्वारा कुछ विस्तार किया गया, शुरू किया गया, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फिर से जो दिल्ली सत्ता है, जो सल्तनत है, संकुचित होने लगी। यहाँ पर देखेंगे बलबन के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य का नवस्थापित पौधा था, तो तुर्की साम्राज्य का हम देखेंगे जो नवस्थापित पौधा रहता है, जिसका बीज मोहम्मद गौरी द्वारा डाला जाता है, और जिसे सिंचा किसके द्वारा जाता है, हम देखेंगे यहाँ पर सिंचा जाता है इल्तुतमिश व ऐबक के द्वारा। लेकिन इस पौधे को, ये जो नवीनतम पौधा है, इसका सुदृढ़ीकरण, इसकी जो सुरक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है, बलबन के द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे इस पौधे पर अटैक होते हैं, इस तुर्की नवस्थापित तुर्की साम्राज्य पर। पश्चिम से हम देखें तो मंगोलों के अटैक होते रहे, मंगोलों के आक्रमण होते रहे, और स्थानीय स्तर पर बात करें तो राजपूत शासक थे, और जो हम देखेंगे स्थानीय विद्रोह होते रहे। इस पौधे को इनसे किसने बचाए रखा, बलबन के द्वारा इसका सुदृढ़ किया गया, और जिसे आगे चलकर हम देखेंगे मुसलमानों का जो राज है लगभग 600 वर्षों तक रहता है, अंग्रेज़ों के समय तक रहता है, जिसकी जड़ों को पूरी तरह से बचाए रखा बलबन ने। और इसके बाद हम देखें तो गुलाम वंश के पतन के क्या कारण रहते हैं। इसके मुख्य रूप से देखें तो 4 कारण रहते हैं। एक तो रहता है जो गुलाम सुल्तान है, जो गुलाम वंश के सुल्तान हैं वो क्या थे, विदेशी होना, गुलाम वंश के सुल्तानों का विदेशी होना। तथा दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर अमीरों का उत्कर्ष व आपसी संघर्ष भी जो गुलाम वंश है इसके पतन का कारण रहता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो एक मुख्य कारण रहता है मंगोलों का भय। कौन सा, जो मंगोल थे, मंगोल आक्रमण का जो भय है वो भी इसका कारण रहता है। एक कारण और रहता है कि यहाँ पर वंशानुगत जो शासन था, गुलाम वंश में वंशानुगत
शासन है या उत्तराधिकार का नियम है उसका अभाव था। किसका? उत्तराधिकार का जो नियम है उसका अभाव था। सबसे पहले हम उत्तराधिकार के नियम के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराधिकार को जो नियम है अभी तक वो क्या था? विकसित नहीं हुआ था। उत्तराधिकार वंशानुगत नहीं था, केवल संघर्ष के आधार पर ही उत्तराधिकार संभव होता था और इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था, अपनी शक्ति को आजमाना पड़ता था। और जो सल्तनत काल में हम देखेंगे जो सुल्तान का पद है, सल्तनत काल में देखें जो सुल्तान का पद है वह शक्ति से या तलवार की नोक से सृजित होता था। इससे पहले हमने देखा जो ऐबक है या इल्तुतमिश है या बलबन है, इनकी शक्ति के आधार पर ही क्या होता था? तलवार की नोक से ही क्या होता था? सल्तनत में जो सुल्तान का पद है वह सृजित होता था। फिर उसके बाद हम देखें जो मंगोलों के आक्रमण का भय है या स्थानीय राजपूतों के विद्रोह हैं या और भी अमीरों का संघर्ष की बात करें वो भी इसके कारण रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अमीरों का जो उत्कर्ष है, चाहे हम देखें दल चालीसा इल्तुतमिश के समय क्या है? दल चालीसा है जो इसका वर्चस्व बना रहता है, इनमें फिर आपसी पदों को लेकर के भी संघर्ष रहता है, जिस कारण से इनका यह पतन का कारण बनता है। गुलाम वंश विदेशी भी थे, यहाँ की जो प्रजा है इन्हें स्वीकार नहीं कर पा रही थी, ना तो इनकी जो प्रजा है वो इनका समर्थन कर रही थी, फिर इनके विद्रोह भी उठ रहे थे। इस प्रकार से कई कारण बन जाते हैं जिससे गुलाम वंश का पतन हो जाता है। फिर भी हम देखें तो लगभग जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के द्वारा लगभग 84 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लें। गुलाम वंश के पतन के कारण और दूसरा बलबन का मूल्यांकन। यहाँ पर हमने देखा कि हबीबुल्लाह के द्वारा एक तर्क दिया गया है कि बलबन का मुख्य दोष क्या था? बलबन का मुख्य राजनीतिक दोष था भारतीय नस्ल के मुसलमानों के प्रभाव को नहीं मानना, केवल तुर्की जो मुसलमान हैं उनकी श्रेष्ठता को ही वह महत्व मानता था तथा उनका ही संप्रभु सुरक्षक मानता था। फिर यहाँ हम देखेंगे कई कारण हैं। ये रास्ता काट दिया जाता है उनके द्वारा, मंगोलों के द्वारा, तो तुर्की लोग यहाँ पर नहीं आ पाते और भारतीय मुसलमानों का वह सहयोग नहीं ले रहा और उन्हें ना ही सैनिक पदों पर ना ही उच्च पदों पर बिठा रहा है, जिसके कारण क्या है? इसकी जो प्रशासनिक गड़बड़ियाँ हैं वो इस शासन को उलझा देती हैं। फिर दूसरा हम देखें इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, उसके समय क्या है? अराजकता फैल जाती है, जिसे दूर करने का कार्य कौन करता है? बलबन करता है। यह उसे इल्तुतमिश के बाद एक महत्वपूर्ण गुलाम वंश में शासक इसे बना देता है। फिर हम देखेंगे अयोग्य जो शासकों के बाद देखें जो राज्य की शक्ति या सुल्तानों के प्रति जो प्रतिष्ठा व सम्मान या भय होता है वो जनता में क्या है? नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? बलबन के ही द्वारा इस पद के प्रति, सुल्तान के पद के प्रति सम्मान व प्रतिष्ठा को फिर से बनाया जाता है और राजतव के सिद्धांत भी इसके द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें ऐबक से लेकर हम देखें तो बलबन तक जो पद की प्रतिष्ठा बनी थी वो कभी स्थिरता नहीं प्राप्त कर सकी और उसे किसने स्थापित किया? बलबन के द्वारा ही स्थापित किया गया। तो इस अराजकता को दूर कर जो सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई वो बलबन के द्वारा ही अपनाई गई। तुर्कों का जो विस्तार की नीति है इस समय वो काम नहीं कर रही थी, अब तक वो विस्तार नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुर्क इस समय एक फौजी जागीर की भांति ही हिंदुस्तान में बैठे थे। और भी बहुत से कारण हैं। फिर हम देखेंगे जब मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, बलबन किस प्रकार से टूटता है। जब मोहम्मद की, उसके पुत्र मोहम्मद की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह बिना विचलित हुए अपनी राज दरबार में कार्य करता रहता है, लेकिन उसके बाद जब वह अपने निजी कक्ष में चला जाता है तो फूट फूट कर रोता है, जिस पर एक वज्र आघात होता है जिसे वह सहन नहीं कर पाता। उसके बाद क्या है? बलबन टूट जाता है। फिर देखें तो बलबन के द्वारा
बहुत से अच्छे कार्य भी किए गए जो बलबन ही कर सकता था, जो पहले नहीं कर पाते थे, जो गुलाम वंश को इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। इल्तुतमिश ऐबक के द्वारा जिस पौधे को सींचा जाता है, जिसका बीज कौन डालता है, मोहम्मद गौरी जिस साम्राज्य का बीज डालता है, सिंचाई इनके द्वारा जाता है, उसका सैदड़ीकरण है, जो बाड़ाबंदी है, जो बाढ़ है मंगोलों से और राजपूतों से और स्थानीय विद्रोहों से की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, बलबन के द्वारा ही की जाती है। फिर बलबन, यहाँ पर हम देखें गुलाम वंश का पतन, गुलाम वंश के पतन के कारण देखिए हमने गुलाम वंश का विदेशी होना था और अमीरों का उत्कर्ष व आपसी संघर्ष होना था। अमीर आपस में उलझे रहते थे, क्योंकि 1236 से लेकर हम यहाँ देखेंगे 1236 से लेकर जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो 1265 तक क्या होता है, अमीरों और जो सुल्तान हैं इनके मध्य क्या होता है, सत्ता को लेकर खींचतान चलती रहती है। सत्ता को लेकर क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर अयोग्य सुल्तान आते हैं आगे। लेकिन बलबन के साथ ही यह स्थिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 1265 से लेकर 1287 तक अगला जो सुल्तान कौन बनता है, बलबन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें मंगोलों के आक्रमण का भय हो गया, उत्तराधिकार का जो नियम है अभाव था इसका। इल्तुतमिश ने कुछ प्रयास भी किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसका नियम अभी तक विकसित नहीं हो पाया था। जो इसके लिए संघर्ष था उत्तराधिकार के लिए वह सदैव चलता रहता था, क्योंकि इसमें जो अमीर हैं वो लोग अपना हस्तक्षेप करते थे, किंग मेकर बन चुके थे। और दूसरी बात हम करें, जो सुल्तान का पद है वह तलवार की नोक से ही सृजित होता था, जो शक्तिशाली होता था वही इस पद को प्राप्त करता था। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया तो खिलजी वंश जो है उसका उदय किस प्रकार से होता है, उसका संस्थापक कौन रहता है और कौन कौन सी गतिविधियां आगे हम इसमें पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे खलजी वंश। इसे खलजी भी बोल दिया जाता है और खिलजी भी बोल दिया जाता है। खलजी वंश या खिलजी साम्राज्यवाद क्या है, खलजी साम्राज्यवाद, क्योंकि साम्राज्यवाद का विस्तार है जो उसकी नींव यहीं से पड़ेगी तुर्क साम्राज्य में। इनका जो कालखंड रहता है वो कब से कब रहता है हम देखेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक। समय हम देखें तो लगभग 30 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के शासक थे, उनके द्वारा लगभग 84 या 84 वर्षों तक शासन किया जाता था। और यहाँ पर हम देखेंगे जो खलजी वंश है इसका संस्थापक कौन रहता है, इसका संस्थापक कौन रहता है, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसका संस्थापक रहेगा। कौन रहेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक रहेगा। अब खिलजियों की बात करें, खिलजी कौन थे, कहाँ से आए थे, किस प्रकार के लोग थे, तो हम देखेंगे खिलजी मूलतः क्या थे, तुर्क थे। यह अफगानिस्तान का एक एरिया था। यहाँ पर हम देखें खिलजी जो मूल रूप से क्या थे, मूल रूप से यह तुर्क थे। लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रदेश था, अफगानिस्तान में एक हेलमंद घाटी का प्रदेश रहता है। क्या था, हेलमंद घाटी का प्रदेश रहता था, जिसे खिलजी नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था, खिलजी या खलजी नाम से पुकारा जाता था। और ये जो खिलजी लोग थे यहाँ पर रहने के कारण ही इस प्रदेश में रहने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया, खिलजी कहा गया या इन्हें खलजी कहा जाने लगा, खलजी पुकारा जाने लगा। यहाँ पर हम देखेंगे लगभग जो इनके पूर्वज थे, कौन थे, इनके पूर्वज थे, यह इस प्रदेश में लगभग कितने वर्ष रहते हैं, 200 वर्षों तक यहाँ निवास करते हैं। तथा इतना समय यहाँ पर रहने के कारण जो इन लोगों की वेशभूषा है, इन लोगों के रीति रिवाज हैं, इनका रहन सहन है, वो अफ़गान लोगों की भांति ही हो गया था। क्योंकि
कजाकिस्तान का क्षेत्र है, हेलमंद घाटी वहीं पे है, खिलजी के नाम से इसे जाना जाता है। और इनका रहन सहन किन के समान होगा, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं। जो रहन सहन है इनका, रीति रिवाज हैं इनके, ठीक है, जो आदतें हैं इनकी, वो कैसी होगी, अफ़गानियों की भांति होगी। उसी प्रकार के वस्त्र ये पहनने लगे। तो जैसे ब्रह्मवंश भारतीय लोग थे, जैसे इन्हें क्या कहते थे, अफ़गान कहते थे, इन्हें अफ़गान कहते थे। लेकिन जो खिलजी लोग हैं वो मूलतः क्या थे, वो भी एक तुर्क लोग थे। और इसके बाद हम देखें जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली पर हम देखेंगे जब जो खिलजी हैं इनका आधिपत्य हो गया, आधिपत्य स्थापित हो जाता है, तो क्या होता है, अब तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो जाती है। तुर्कों की श्रेष्ठता है जो अब यहाँ पर हम देखेंगे समाप्त हो जाती है। जो प्रतिष्ठा बलबन से लेकर इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक या ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक लंगड़ाती चली आ रही थी, जिसे बलबन ने ले देकर स्थापित कर लिया था, उसे वे क्या है अब स्थापित नहीं रख सके, लंबे समय तक नहीं चला सके। जिसका हम देखेंगे जो आगे प्रयोग देखेंगे, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा का सहयोग लिया गया। जिस प्रतिष्ठा के लिए दल चालीसा का यहाँ पर हम देखेंगे सहयोग लिया गया, और जिस प्रतिष्ठा के लिए बलबन के द्वारा हम देखेंगे, बलबन के द्वारा जिस प्रतिष्ठा के लिए दल चालीसा का विखंडन किया गया, बलबन के द्वारा विखंडन, इसके द्वारा क्या किया गया, सहयोग किया गया जिस प्रतिष्ठा के लिए, वो अब इनके समय नहीं रही, खलजियों ने इसे समाप्त कर दिया था। गुलाम वंश के शासकों द्वारा हम देखेंगे 100 वर्षों तक संघर्ष व शासन किया गया, संघर्ष व क्या किया गया, शासन किया गया। जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जिस साम्राज्य की स्थापना या जड़ें लगाई गई, ऐबक और इल्तुतमिश तक, बलबन तक, उस साम्राज्य को वो क्या करते रहे, सुदृढ़ करने में ही व्यस्त हो गए थे। इसे मजबूत करने में ही लगे रहे, कभी भी साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। फिर से हम देखेंगे लगभग गुलाम वंश का शासन है 84 वर्ष या 100 वर्ष, एक सदी तक कह सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, जो इसके अगले उत्तराधिकारी आते हैं वो इसे सुदृढ़ करने ही लगे रहे, इसे मजबूत करने में ही व्यस्त रहे। इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर पाए, उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि नया राज्य था और कंडीशनें यहाँ की बहुत ही ख़राब थी, स्थितियाँ बहुत ही मुश्किल थी। यहाँ पर हम देखें जो तुर्की साम्राज्य है इस समय, जो तुर्की साम्राज्य है इस समय उस अनाथ बालक के समान था, जो लुटेरों के झुंड के साथ अपने घर से बहुत दूर चला है। तुर्की साम्राज्य क्या था, उस अनाथ बालक के समान था, जो लुटेरों के झुंड के साथ बहुत दूर चला आया। लेकिन इन अजनबी लोगों में स्वयं को स्थापित करने में या बनाए रखने के लिए लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। लेकिन अब वो संघर्ष क्या है, स्थापित करने का समाप्त हो जाएगा। खलजियों का आगे जो उदय है वो हो चुका है। अब वो साम्राज्य विस्तार बढ़ने लगेगा, एक सैनिक शक्ति अचानक फिर से उठ खड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पर हम देखेंगे अब जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के उदय के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी है जो यह कैकुबाद के समय आरिज ममलिकात के पद पर था। किस पद पर था, आरिज ए मामलिकात या मामलिकात पद कहते हैं। यह एक सेना के मंत्री का पद था, सेना मंत्री का पद था, इस पद पर था। तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा जो एक 70 वर्ष का व्यक्ति था, हम कहेंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, इसके द्वारा अपनी शक्ति के आधार पर क्या किया जाता है,
गुलाम वंश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 70 वर्ष की वृद्ध में शक्ति कहाँ से होगी, यह तो शक्तिहीन हो जाता है इस उम्र में व्यक्ति। तो एक यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि जो गुलाम वंश है इस समय जर्जर अवस्था में था। क्या था? जर्जर अवस्था में था। गुलाम वंश एक ऐसी छत के समान था जो जर्जर हो चुकी थी, जिसका शहतीर है, जिसके शहतीर हैं वो क्या है? पुराने पड़ चुकी थी। जिस छत के जो शहतीर हैं वो पुराने पड़ चुके थे, और जो बची खुची सामग्री थी उसे क्या हो रहा था? दीमक चाट रही थी, दीमक चाट रही थी। इस प्रकार का साम्राज्य था गुलाम वंश का, और जलालुद्दीन जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। और 1290 ईस्वी में हम देखेंगे जलालुद्दीन जो खिलजी है 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किलोखोरी के महल में, एक महल है किलोखोरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है, राज्याभिषेक करवाया जाता है किलोखोरी के महल में। और यह इतना उदार व्यक्ति था, लेकिन जब यह दिल्ली में पहुंचता है, सिंहासन के लिए पहुंचता है, बलबन के लाल महल में पहुंचता है, तो घोड़े से उतरकर फाटक के पास ही बैठकर यह विलाप करने लगता है और रो देता है बलबन के सिंहासन को देखकर। तो उस समय के जो अमीर लोग थे उनका मानना था कि इस नवस्थापित तुर्की साम्राज्य के लिए ऐसे उदार व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो पूरी सल्तनत को ले डूबे, और एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसी समय सल्तनत के लिए नहीं चाहिए। उनका मानना था कि इस समय इस सल्तनत को बचाने के लिए, इस साम्राज्य को बचाने के लिए एक कठोर और अनुशासन प्रिय शक्तिशाली व्यक्ति की ज़रूरत है। इसलिए अमीर जो हैं इसका भी से विरोध करने लगे थे। और जलालुद्दीन की कुछ विशेषताएं हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। जलालुद्दीन के समय क्या होता है? मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का क्या होता है? आक्रमण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे लगभग 2000 जो मंगोल हैं, 2000 जो मंगोल हैं वो क्या करते हैं? इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। यह विशेषता रहती है इसके समय की, इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। और दिल्ली के पास एक गांव है, शायद मुगल सराय ऐसा कोई गांव है, वहाँ पर यह निवास करने लगते हैं, जिन्हें नवीन मुसलमान के नाम से ही जाना जाता है। नवीन मुसलमान या नव मुसलमान नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय की एक विशेषता और है, दक्षिण भारत में हम देखेंगे, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो किसके समय हुआ? जलालुद्दीन के समय। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है देवगिरी पर। विंध्याचल के पार अलाउद्दीन उस समय कड़ा का सूबेदार था, इसका भतीजा भी था जलालुद्दीन का, और इसका क्या था? दामाद भी था। जब दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ, दक्षिण भारत पर क्या हुआ? प्रथम आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत के समय। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान था। लेकिन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पर शॉर्ट में एक के बोलेंगे इसको हम, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और सुल्तान उस समय दिल्ली का कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जलालुद्दीन को हिंदुओं के प्रति सहिष्णु बताया जाता है। और एक खिलजी वंश की यहाँ पर विशेषता है, एक विशेषता हम यहाँ देखेंगे। जो खिलजी है, खिलजियों के द्वारा न तो धर्म का सहारा लिया गया और न ही उलेमा का, जो उलेमा वर्ग होता था, धर्म के जानकार होते थे, विद्वान होते थे, ना ही जनता का सहयोग लिया गया। किसका? जनता का सहयोग लिया गया। और खिलजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि इन सब के बिना, धर्म के सहयोग के बिना भी क्या है? प्रशासन चलाया जाता है, या जो शासन है वो किया जा सकता है और उसे जीवित रखा जा सकता है। और इन्होंने इसे सफलतापूर्वक करके भी दिखाया।
तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। तो कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक महान योद्धा था जो मन में जिस बात को ठान लेता था, इतना जुनूनी था वो, उस बात को पूरी भी कर लेता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉपिक है वो कल हम शुरू करेंगे। कल हमारा अगला टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो सभी विद्यार्थियों का अपना कीमती समय देने के लिए, यूट्यूब देखने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।